बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीलॉग में मैं आपको क्या कुछ बताऊंगा। नंबर एक तो इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बारे में एक पूरी फैक्ट्स की एक शीट है, पूरी एक रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी तहकीकात हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, कैसे गोली चली, किसने चलाई, हमले के पीछे कौन थे, किस तरह माहौल बनाया गया, ये सारी चीज़ें इस वीलॉग में मैं आपको बता दूंगा। इलेक्शन आ रहे हैं, कल से इस बात को फैलाया जा रहा है, लेकिन जो हल्के इसको फैला रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कैसे आ रहे हैं और क्या तैयारी है और एक्चुअली किस तरीके से ये सारा कुछ होगा। एक और खबर है और वो ये है कि एक और बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान को छोड़ने का फैसला कर चुकी है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा पूरी तरह बैठ गया है और इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सर पकड़ के बैठी है कि एक गलत फैसले ने जो एक चूं का मुरब्बा बनाया उसने कैसे पाकिस्तान को तबाह किया। पंजाब के अंदर गेम ऑन है। 3 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जो काबू नहीं आ रहे। मैंने आपको पहले दिन से बताया कि 2-3 लोग हैं जिनके ऊपर शक किया जा रहा है। एक साहब तो वैसे ही निकल लिए, वो तो तुर्की चले गए, वहां जाके सेटल हो गए, उनको तो उसी दौर में भिजवा दिया था। एक जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे सूबाई असम्बली के, मजारी साहब, वो काबू नहीं आ रहे। एक साहब और हैं और एक खातून है मोमिना वहीद साहिबा, जिनके बारे में उनको कहा था कि उनको दोबारा शायद टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना मिले और उनको इस बात का यकीन है और वो कोशिश कर रही है कि कोई उनको कुछ दे दिला के इस मौके के ऊपर फायदा उनको मिल जाए। अब मामला ये है कि कुछ और चीजें भी हैं, वो भी शेयर करूंगा। वजीर आजम पाकिस्तान ने एक चीज का एतराफ जुर्म किया है। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो है वो मामला दोबारा खराब होने की तरफ आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बिलावल साहब ने एक तस्वीर शेयर की है। ये बिलावल जरदारी साहब हैं और ये गए हैं जी दादू में, और ये वहां एक क्लासरूम है जिसके अंदर बिलावल साहब बैठे हुए हैं, आसपास इनके बच्चे हैं। इन तमाम बच्चों को कहा गया है कि आपने मुस्कुराना है, हंसना है, और इनसे चीज कहलवा कर एक तस्वीर खींची गई है जिसमें सारे बच्चे जो हैं वो चीज कह रहे होंगे और इन सबके चेहरे के बजाय चीज बोलते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो वो उस तरह करवा के इन सब बच्चों की एक तस्वीर बिलावल के साथ खींची गई है। अब जरा गौर कीजिए, इस तस्वीर को पीपल्स पार्टी वाले पोर्ट्रे कर रहे हैं कि बिलावल गरीबों का हमदर्द, बिलावल गरीबों का साथी। और बेशर्मो ये गरीब क्यों है ये तो पूछो। पहले नाना हुक्मरानी करता था, वो करता रहा, उसके बाद वालदा हुक्मरानी करती थी, वो करती रही, फिर बाप हुक्मरानी करता था, वो करता रहा, अब जनाब ये बिलावल जरदारी साहब हुक्मरानी कर रहे हैं, ये भी करता रहेगा। तो ये गरीब बेचारे इसी तरह रहेंगे। ये दादे के साथ भी, नाने के साथ भी तस्वीरें इनकी ऐसी हैं, मां के साथ भी इनकी ऐसी हैं, बाप के साथ भी ऐसी तस्वीरें हैं, और अब पोते के साथ या नवासे के साथ भी उसी तरह की तस्वीरें हैं। और फिटे मुंह तुम्हारी सियासत के ऊपर। बिलावल के पैरों में जूते देखो, एडिडास के हैं, $200 के। ये अगर आप बल्क में ज्यादा लेते हैं तो $200 के आपको मिलते हैं, लगभग 45,000 रुपए के। बिलावल अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मैं बिलावल के जूतों पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि बिलावल को कैसे महसूस होगा कि जमीन कितनी ठंडी है इन सर्दियों में, क्योंकि उसके साथ मौजूद बच्चों ने जूते नहीं पहने हुए पाँव के अंदर, जूते नहीं पहने हुए उन्होंने पाँव के अंदर, उन्होंने वाजबी से कपड़े पहने हुए हैं। और ये जिस जगह पे बिलावल साहब बैठे हुए हैं फोटो बनाने के लिए, चीज कहलवा के बच्चों के साथ फोटो बना रही है। एक स्कूल है, किसी एक बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी एक बच्चे के पास जूते नहीं है, किसी एक बच्चे के पास बैग नहीं है। ये हालत इन्होंने जिंदगी की है। और जरा थोड़ा सा जो ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है उसका भी आप हुलिया चेक कर लें। क्या बिलावल अपने बच्चों को यहां पढ़ाएगा? क्या आसिफ अली जरदारी जिस बच्चे के साथ खेल रहा था थोड़े दिन पहले अपने नवासे के साथ, क्या उसको यहां पे पढ़ाएगा स्कूल के अंदर? कभी नहीं पढ़ाएंगे। ये स्कूल इन गरीबों के लिए रखे हुए हैं। यहां पे सिर्फ पोलिंग स्टेशन बनते हैं और इनके नाम के ठप्पे लगते हैं और कुछ नहीं होता। दादू के अंदर खुलेआम निकल कर देखो, ऐसे बच्चों को जमा करके अपने करीबी लोगों को और लोगों को यरगमाल बना के डरा के उनके साथ ये करना, ये छोड़ें। जरा जाएं लोगों के अंदर जाकर देखें लोग कितने गुस्से में हैं। लोग ढूंढ रहे हैं बिलावल को, जरदारी को और मुराद अली शाह को, कितने गुस्से में वो। अभी हमने कुछ अर्सा पहले जब बलूचिस्तान में और सिंध का दौरा किया तो हमें आइडिया हुआ ये बच्चे नंगे पांव हैं और नंगे पांव स्कूलों में चले जाते हैं वादुकात। खासतौर पे बलूचिस्तान में ठंड बहुत थी, हमने वहां हजारों की तादाद में जॉगर्स भेजे हैं बच्चों को। मैं तशहीर करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह मेरा काम नहीं है और मैं वोट नहीं लेता, लेकिन बतौर इंसान मुझे लगा कि जितना मैं कर सकता हूं थोड़ा बहुत वो मैं करूं। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमने जूते बहुत सारे परचेज किए, कंपनी से हमने मीटिंग्स की, उन्हें हमने कहा जी हमें सस्ते दे दें आप। फिर उनको भी हमने कायल किया कि हम डोनेशन कर रहे हैं तो और सस्ते कर दें आप।
तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की एक दो कंपनी से, उनसे हमने बल्क में बहुत सारे जूते लिए और वो भर के हमने ट्रकों के अंदर भेजे हैं यहां से सामान के साथ। तो वो जूते जाके उन बच्चों को हमने दिए, उन्होंने पहने। इतना एहसास आपके अंदर क्यों पैदा नहीं होता? आपका तो काम ही है, आप वोट इसके लिए मांगते हैं, आपको तो ये लोग एहसान करते हैं आपके ऊपर। हमारा ये काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, यानी बतौर मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है, बतौर इंसान दूसरे इंसान की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने इसके लिए हलफ नहीं उठाया हुआ, हम इसके लिए वोट नहीं मांगते, हम इसके लिए इनके पीछे नहीं जानते। लेकिन डिटाई की और बेशर्मी की हद है कि इस तस्वीर को प्रमोट किया जा रहा है बिलावल के पॉलिटिकल कैरियर को चार चांद लगाने के लिए। फिटे मुंह, ये जो बिलावल के दांत निकल रहे हैं ना, ये इन सब बच्चों की गुर्बत पे निकल रहे हैं, उनके नंगे पैरों पे निकल रहे हैं, उनके फटे हुए कपड़ों पे निकल रहे हैं, उनके खस्ता हाल क्लासरूम के ऊपर निकल रहे हैं। खुद इन हालात में रहना पड़े तो इनको पता चले। मैं पढ़ा हूं ना टाटों पे, मुझे आइडिया है कि नीचे बैठकर सर्दियों में इम्तिहान देना कैसा होता है। मैं पढ़ा हूं टाटों पे, मुझे पता है जब जमीन पर बैठ के आप सर्दी के अंदर इम्तिहान देते हैं ना तो लग पता जाता है, सवालों के जवाब भूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने कभी ये चीजें महसूस ही नहीं की, इनको पता ही नहीं है। अब आ जाए इलेक्शन वाली बात के ऊपर। इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया है, शेड्यूल तय करना बाकी है, शेख रशीद ने कहा। कल मुझे भी दो लोगों ने राब्ता करके ये बात बताई, दो आम सोर्सेज हैं कि मई के अंदर तैयारी है जी इलेक्शन की, और जनवरी के एंड पे जाके या फरवरी में किसी वक्त भी ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और असम्बलियाँ तहलील होने के बाद, और फरवरी, मार्च और अप्रैल, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन है मई के शुरू में। तो ये कहा जा रहा है। देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी में इलेक्शन नॉर्मली ठीक नहीं होता, लेकिन पहले हो भी चुका है पाकिस्तान में, वो भी हो सकता है। लेकिन बजट का मामला सबसे सीरियस है कि बजट कैसे ये वाली हुकूमत दे सकती है। इनके पास कोई प्लान नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट वाकई बहुत परेशान है कि ये किस तरह का तजर्बा कर दिया हमने पाकिस्तान में। यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले किरदार तो शायद शर्मिंदा नहीं होंगे, लेकिन उन किरदारों से जुड़े तमाम लोग और तमाम पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तान के इदारे, वो सब सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि क्या हो गया पाकिस्तान में। अवाम ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। जब तक पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी तब तक इकॉनमी वापस ऊपर आने का नाम नहीं लेगी। अब जितने भी एनालिस्ट हैं या जितने भी मईशतदान हैं, जब उनसे बात होती है तो वो साफ कहते हैं, वो कहते हैं जी लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको सलूशन में लोगों को रखना पड़ेगा। आप जो भी हल निकालें इन माशी हालात का, आपको लोगों को बीच में रखना पड़ेगा। लोगों के मुंह से नवाला छीन के तो आप IMF को पैसा नहीं दे सकते ना, या कर्जा नहीं उतार सकते। लोग कुछ खाएंगे, कुछ कमाएंगे, उसमें से कुछ आपको देंगे, उसमें से आप कर्जा उतारेंगे या आप मुल्क को चलाएंगे। जब लोगों के अंदर से ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और लोगों को लगता है कि ये मुल्क कब्जे में चला गया है, तो फिर तो आप पैसा जनरेट नहीं कर सकते। ना तो यहाँ खजाने निकलते हैं पाकिस्तान में, ना यहाँ पे तेल निकलता है, ना यहाँ पे इतनी गैसें निकलती हैं, या तो कुदरती वसाइल आपके इतने ज़्यादा हों कि आपको ज़रूरत ही नहीं है आवाम से टैक्स लेने की। तो ये मुल्क चलेगा टैक्स के ऊपर, और टैक्स पब्लिक तब देगी जब पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, जब वो पैसा बनाएगी इस मुल्क के अंदर, जब सरमायाकारी वापस आएगी। और सरमायाकारी वापस कैसे आएगी? टेलीनॉर एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, सेलुलर कंपनी है, उन्होंने ये फैसला किया है और ये फैसला सुना भी दिया गया है कि जनाब हम भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, ये जो खबर आई है ना इलेक्शन के हवाले से, मैं आपको इसमें ये बता दूं कि पहले भी बहुत दफ़ा आती रही है। जून 2022 में भी कहा जा रहा था इलेक्शन होगा, फिर सितंबर 2022 में भी कहा जा रहा था इलेक्शन होगा, और ये खबरें बार बार फैलाई भी जाती हैं। लेकिन इस मरतबा इस पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने की पोजीशन में जनवरी के मिड तक आ जाते हैं तो फिर तो इस पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के बाद इलेक्शन हो सकेंगे, अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में। क्योंकि ये वाली जो हुकूमत है इसका बजट के साथ कोई ताल्लुक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि इनके पास कोई अच्छा प्लान नहीं है। और नवाज शरीफ बज़िद हैं कि इसहाक डार ही रहेगा वजीर खजाना, और इसहाक डार के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है। खासतौर पर बिलावल के बारे में उनको बड़ी हैरत हुई है पाकिस्तान में बहुत सारे हल्कों को, कि वो जो बुनियादी और सतही नौयत की मालूमात होती हैं, मीटिंग के अंदर एक्सपोज हो गए बिलावल बुरी तरह। उनके पास खारजी मामलात में वज़ीर ख़ारजा है वो, उनके पास बुनियादी और सतही नौयत की मालूमात भी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है और किस अंदाज में करनी है। बहरहाल उनको लिखा पढ़ा कुछ दे देते हैं, वहाँ पे वो काम चला लेते हैं। लेकिन और पॉलिटिकल मामलात में वो बातचीत करना शुरू हो गए हैं, कुछ चीज़ों में बिलावल बेहतर है, लेकिन खारजी मामलात के अंदर ही इज़ इंटर्नी और उनकी इंटर्नशिप चल रही है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, वहाँ पर इंटर्नशिप की तो गुंजाइश नहीं है। टेलीनॉर पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है
और वो कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, हालात बहुत बुरे हैं। बहुत मरतबा हुकूमत से रब्ता किया गया सेलुलर कंपनीज के मसाइल के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बात ही नहीं सुनी और इनकी तवज्जो ही नहीं है इन चीज़ों की तरफ। ये तो ऑडियो वीडियो के ऊपर खेल रहे हैं, ये तो दिन रात ये सोच रहे हैं कि इमरान खान पे पर्चा कौन सा बनाना है। ये तो तोशाखाना से बाहर नहीं, अब तोशाखाना का नाम भी नहीं लेते। आपने देखा जब से हाई कोर्ट ने कहा ना तोशाखाना का 1947 से लेकर अब तक का सारा रिकॉर्ड जो सदर पाकिस्तान और वजीर आजम जितने भी आए उन सबका रिकॉर्ड, वैसे कहना चाहिए था अदालत को कि जितने भी आर्मी चीफ हैं उन सबका भी रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। तो बहरहाल जब से रिकॉर्ड मांगा है हाई कोर्ट ने तब से लेकर अब तक तोशाखाना का लफ्ज ही नहीं बोलते नून लीग वाले। और ना सिर्फ बोलते नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी दरखास्त भी वापस ले ली है तोशाखाना वाले मामले में जो इमरान खान के खिलाफ थी। तो उसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो इमरान खान ने कहा कि सबको बुला लें, मैं अपना जवाब देता हूं, ये भी दे दें। और वो सारे भाग गए। अब कोई भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब ने एक एतराफ़ जुर्म किया है और उन्होंने कहा कोई शक नहीं है कि इस वक्त महंगाई पाकिस्तान में अपने उरूज पर है। मियाँ साहब आपने जब हुकूमत बनाई थी, आपने और आपके दोस्तों ने सबने कहा था, पीडीएम की 13 जमातों समेत आपने वादा किया था कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत को उस दौर से बहुत बेहतर कर देंगे। यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर 178 का अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था तो आप उसको 78 पे ले आएंगे, नहीं तो आप 120 पे ले आएंगे, 100 रुपए का डॉलर आप कर देंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 150 रुपए का पेट्रोल था तो आप 70 रुपए का कर देंगे लीटर। आपने यही कहा था। आपने कहा था कि मईशत को बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद 6% की जो तरक्की पाकिस्तान कर रहा है ये कोई 7-8% पे आप इसको ले जाएंगे। हम सोच रहे थे एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर देंगे। हम सोच रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बेहतर होंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें धर्म से नीचे बैठ गई। हर चीज़ का बेड़ा गर्क करने के बाद अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। किस मुंह से पब्लिक के सामने आते हैं, किस मुंह से आप उनके सामने आकर बात करते हैं? और सैलाब मुतासरीन के पास ये बिलावल और शहबाज शरीफ किस मुंह से जा रहे हैं? आपको पता है अब ये क्यों जाना शुरू हुए सैलाब मुतासरीन में? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आने वाला है। अब आवाम को अब्बू बनाएंगे, पहले अब्बू बनाएंगे बाद में उल्लू बनाएंगे। यही काम ये सियासतदान करते हैं। क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, अब सारे भाग भाग के अवाम में जाएंगे, उन्हें कहेंगे जी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, आओ एक सेल्फी बनाते हैं, आओ हम तुम्हें कुछ पैसे देते हैं, आओ हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बड़ा दर्द है, मैं अपने कपड़े बेच के नंगा फिरूंगा और तुम्हें सस्ता आटा दूंगा। क्यों जी, कहां दिया सस्ता आटा? क्या कपड़े बिक नहीं रहे? आटे की कीमत मैं आपको बता देता हूं। कराची में ये एक खबर छपी हुई है और ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं सिंपल। और ये खबर छपी है एक्सप्रेस के ऊपर और खबर ये कहती है कि कराची में आटा मजीद 10 रुपए किलो महंगा हो गया, जिसके बायस जो आटा है 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। ये एक्सप्रेस के ऊपर खबर छपी हुई है। इस खबर को पढ़ लें और पढ़ के अपनी तस्हीह कर लें। ये हालत कर दी है इन्होंने पाकिस्तान की। बहरहाल मेरे पास से एक खबर थी, वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाकी चीज़ें अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ उसकी एक पूरी टाइम लाइन है। इस पर एक अलग पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली कैसे हुआ था। कुछ सहाफ़ियों ने सबसे पहले ट्वीट्स किए और कुछ क्लिप काट कर बनाया कि इमरान खान जो हैं वो तौहीने इस्लाम या तौहीने मज़हब कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 14/9/2022 यानी सितंबर 2022 में पीटीवी इंतज़ामिया को बताया गया कि जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वही इल्ज़ामात जो उन क्लिप्स के अंदर थे इमरान खान साहब के ऊपर लगाए और उनको एक गुमराह करने वाला शख्स करार दिया। और वो इस तरह से बना रहे थे कि जैसे तौहीन रसालत या तौहीन इस्लाम इमरान खान साहब कर रहे हैं। उसके बाद मरियम नवाज ने 15/9/2022 को स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इसी तरह का। 14/9/2022 को राणा सनाउल्लाह साहब ने जियो टीवी के ऊपर भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया। ख्वाजा आसिफ ने 10/10/2022 को इसी तरह का स्टेटमेंट दिया जिसमें इमरान खान साहब पे मजहब के मामलात लेकर इल्जामात लगाए गए। 12/9/2022 को एक ट्रेंड चलाया गया, पीएमएलएन ने इसको शुरू किया था और ट्रेंड है तौहीन रसालत का मुजरिम इमरान। ये ट्रेंड भी चलता रहा पाकिस्तान के अंदर और इसको चलाया गया ताकि इन मामलात को मजीद एक्सपोज किया जाए। उसके बाद क्योंकि देखें हो क्या रहा था, इमरान खान साहब किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च ऐलान करने वाले थे, तो ये सारी तैयारी की गई थी कि जब वो लॉन्ग मार्च पे निकलेगा तो गोलियां मार देंगे, उसको कत्ल कर दिया जाएगा और उससे पहले ये पूरा माहौल बनाया जाएगा और बाद में कह दिया जाएगा कि जनाब क्योंकि वो इस तरह का बंदा था और वो गुमराह कर रहा था लोगों को, तो गुस्से में आगे मजहबी जनूनी ने मार दिया और जिस मजहबी जनूनी ने इमरान खान पे गोलियां चलानी है उसको भी गोलियां मार के वहां पे कत्ल कर दिया जाएगा, मसला हमेशा के लिए खत्म। ये था जी सारा का सारा प्लान। अब 3 नवंबर को इमरान खान साहब को गोलियां लगी, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब 2 मरतबा
अलग अलग जलसों में तफसील के साथ बता चुके थे कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है और मेरे ऊपर कातलाना हमला होगा और इस तरीके से होगा और ये लोग करेंगे, और इसका ग्राउंड बना लिया गया है। 3 नवंबर को गोलियां चली। पुलिस ने जो अब तक तहकीकात की है, 3 हमलावर अब तक निकले हैं। 14 गोलियों के खौल जमीन से मिले हैं। जो लोग झूठ बोल रहे थे अब जरा सुन लें। 12 एक जगह से मिले हैं, 2 एक जगह से मिले हैं। 9 गोलियों के खौल जो है वो एक बिल्डिंग के ऊपर से मिले हैं। वहां पर भी 2 जगहों से मिले, एक जगह से 7 और एक जगह से 2 मिले हैं। और इमरान खान के गार्ड ने गोली नहीं चलाई। 3 मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें से 1 हथियार और 1 मुलजिम पकड़ा गया है। 2 मुलजिमान और 2 हथियार पकड़े जाने बाकी हैं। 3 अलग अलग हथियार थे जिनसे गोलियां चली हैं। इमरान खान के अस्पताल पहुंचने से पहले जो ट्वीट्स की गई कि मजहबी जुनूनी ने इमरान खान पे गोलियां चला दी और इस तरह की खबरें जानबूझकर चलाई गई, और उससे पहले एक वीडियो भी सामने ले आए। पता चलता है कि डीपीओ गुजरात ने अपना मोबाइल देकर एसएचओ को कहा कि आप वीडियो बनाएं, और फिर एसएचओ ने अपने बयान में यह बता दिया कि मुझे डीपीओ ने कहा था कि इस तरह आप इसकी वीडियो बना लें और ये वाली चीजें आप पूछ लें। तो मैंने डीपीओ के कहने पे बनाई वीडियो और उनके मोबाइल में थी, उन्होंने किसको भेजी जरा आप उनसे पूछ लें। फिर गुजरात और वजीराबाद में सिक्योरिटी भी नहायत कम थी और गैर मेयारी थी। मौका फराहम किया गया हमला करने का, ऐसा लगता है जानबूझ के। डीपीओ गुजरात को कहा गया कि अपना टेलीफोन दे दें, हमने फोरेंसिक करना है कि वीडियो जब आपने बनाई तो आपने किस किस को भेजी। तो डीपीओ ने अपना फोन जमा करवाने से इनकार कर दिया। डीपीओ से कहा कि आके शामिल तफ्तीश हो जाएं, तो डीपीओ गुजरात ने शामिल तफ्तीश होने से भी इनकार कर दिया। आईजी पंजाब से कहा गया कि डीपीओ को शामिल तफ्तीश करें या उससे उसका टेलीफोन लें जिसका फोरेंसिक किया जाए, पता चले कि उसने वीडियो बनाकर भेजी किसको है। तो इसके ऊपर आईजी ने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। आईजी ने इनकार कर दिया। फैसल शाहकार ने सीटीडी के दफ्तर में दूसरी वीडियो बनती है। पहली वीडियो मना करने के बाद जब मना किया आईजी ने और वजीर आला ने कि अब मजीद वीडियो नहीं बनेगी, दूसरी वीडियो बनती है। सीटीडी से राब्ता किया कि सीसीटीवी फुटेज दे दें, पता चल जाए कि वीडियो किसने बनाई। उन्होंने इनकार कर दिया ताउन से। सीटीडी को भी रोक दिया गया कि वो तफ्तीश में ताउन ना करें, और डीपीओ गुजरात को भी रोक दिया गया कि तफ्तीश में ना शामिल होना ताउन करें। सीटीडी के दफ्तर में फौरी तौर पर रंग रोगन किया गया ताकि उसका हुलिया बदल कर दिया जाए और यह कहा जाए कि जनाब यहां पर तो ये वीडियो बनी नहीं है। वफाकी एजेंसियां जो शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी आती हैं, उन्होंने इंटरनेट का डाटा देने से और तफसीलात देने से इनकार कर दिया जीआईटी को। और ये जी है सारी सूरत हाल। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी कुछ और चीज़ें अगले वीडियो में बताता हूँ।